अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ठीक है। ये जो आपके पास तीनों क्वांटिटीज हैं, इन तीनों क्वांटिटीज को हम आपस में रिलेट कैसे करते हैं, लीनियर क्वांटिटीज का एंगुलर क्वांटिटी। मैं अभी तक आपको ये बात बताता रहा हूँ कि जब हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हो, वेलोसिटी की बात कर रहे हो या डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हो, तो जिस तरह हम लीनियर में पढ़कर आए हैं वही तमाम चीजें अब हम एंगुलर के अंदर पढ़ रहे हैं। अब हमने इस स्टेप पे ये देखना है कि लीनियर का एंगुलर के साथ जो है वो रिलेशन क्या है। तो देखें, सबसे पहले हम लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिलेट करते हैं। तो यहाँ पे एक बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। मैं कहता हूँ उसको दो पॉइंट को ऑब्जर्व कर लेते हैं, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस है वो कहलाता है रेडियस वेक्टर। ये भी रेडियस वेक्टर है। अच्छा, अब जब बॉडी ए से बी तक गई तो उसकी जो आर्क लेंथ है वो है एस। मैंने कहा था स्मॉलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एस को हम क्या ले लेते हैं, वेक्टर। यहाँ पर एंगल बन रहा है थीटा, जिसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहता है। ठीक है। ये वो एंगल है जो कि इसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है। डायरेक्शन इसकी क्या होगी, तो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मैंने कहा था एक्सिस ऑफ रोटेशन में होती है, क्योंकि ये एक्सियल क्वांटिटी है। बॉडी का मोशन आपको नजर आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो एस है वो थीटा के क्या है, परपेंडिकुलर। जो आर्क लेंथ है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के क्या है, परपेंडिकुलर। सिमिलरली जो आपका रेडियस वेक्टर है वो भी एस के साथ क्या है, परपेंडिकुलर। एस इज परपेंडिकुलर टू रेडियस वेक्टर। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। इसीलिए तो हम कहते हैं ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर में कैसे ड्रॉ करते हो, तो देखिए ये मैंने तीन एरोज ले लिए। एक एरो को मैं कह देता हूँ ये है रेडियस। आप देख लें रेडियस की डायरेक्शन को मैंने इसी तरह ड्रॉ किया हुआ है ना यहाँ पर। ये देखो रेडियस की डायरेक्शन इसी तरह। अच्छा, फिर यस। जो आपके पास एस है, एस, वो एस को ग्रीन एरो से मैंने ड्रॉ किया हुआ, और यहाँ पर आपका जो एस है वो मैंने ये शो कर दिया, ये एस है। तो अगर आप देखिए रेडियस वेक्टर और एस के दरमियान में एंगल कितना है, 90। ये परपेंडिकुलर होगा। अब इस एस और आर की अगर हम डायरेक्शन देखें तो जो थीटा है वो इनके क्या है, परपेंडिकुलर है। ये है आपके पास थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो इन दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है। अब देखो, जब हम क्रॉस प्रोडक्ट, अभी हम वेक्टर का चैप्टर पढ़कर आ रहे हैं, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है या एस है, उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो हम इसको इस तरह लिखते हैं कि एस इज इक्वल्स टू थीटा क्रॉस आर। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब दो वेक्टर्स आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई होते हैं या क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो नया वेक्टर होता है वो उन दोनों के क्या होता है, परपेंडिकुलर। अब थीटा पर आपने अपनी जो पाम है ना, हथेली, उसको कहां पर रखना है, थीटा पर। और कर्ल करना है किसकी तरफ, आर की तरफ। तो जरा कर कर देखें कि जब आप थीटा पे अपनी फिंगर्स को रखें और कर्ल करें आर की तरफ, और हमारा जो एंगल होता है वो हमेशा स्मॉलर एंगल होता है जिसमें आपने कर्ल करना होता है। तो जब थीटा से आर की तरफ आप इसे कर्ल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो थंब है वो किस डायरेक्शन में आ रहा है, एस की डायरेक्शन में। ठीक है ना। यस। जबकि अगर ये काम मैं उल्टा करूं कि मैं अपनी हथेली को रख लूं आर पर और मैं कर्ल करूं किसकी तरफ, थीटा की तरफ, तो आप देखेंगे कि डायरेक्शन क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। जो कि करेक्ट डायरेक्शन नहीं है, क्योंकि हमारा तो जो डिस्प्लेसमेंट है एंटी क्लॉकवाइज है। तो एंटी क्लॉकवाइज के अंदर तो बॉडी ए से बी की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ नहीं आ रही। इसका मतलब ये वाली बात पॉसिबल नहीं है। जो करेक्ट पोजीशन है आपके पास आर्क लेंथ की या डिस्प्लेसमेंट की, वो क्या है, एस है। तो एस इज इक्वल्स टू थीटा क्रॉस आर, ये तो है वेक्टर फॉर्म। अगर इसको मैं लिखना चाहूं किसमें, मैग्नीट्यूड में, तो देखिए थीटा क्रॉस आर को हम इस तरह लिख सकते हैं, एस इज इक्वल्स टू थीटा आर साइन थीटा। अब क्योंकि इनके दरमियान में हर पॉइंट पर एंगल कितना है, 90 है। ठीक है। तो हर पॉइंट पर अगर एंगल 90 है तो फिर मैं साइन 90 लिखूंगा। साइन 90 किसके बराबर होगा, 1 के। तो आप देखें यहां से आपके पास फार्मूला क्या बन गया, थीटा आर। ये है साइन 90 जो कि 1 के बराबर है। तो मैं मैग्नीट्यूड की जगह देखिए ये भी लिख सकता हूँ, एस इज इक्वल्स टू आर थीटा, या फिर एस इज इक्वल्स टू थीटा आर। ये दोनों लिखे जा सकते हैं। लेकिन हमने वेक्टर्स में पढ़ा है कि वेक्टर्स में क्रॉस प्रोडक्ट में जब आप पोजीशन को चेंज करते हैं, थीटा क्रॉस आर की जगह आर क्रॉस थीटा लिखें, तो आर क्रॉस थीटा से एस का जो है आंसर है वो चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। जो डायरेक्शन आपने एस लिखी हुई है वो जब डायरेक्शन को आप रिवर्स करेंगे तो एस क्या हो जाएगा, नेगेटिव का हो जाएगा, जो कि पॉसिबल अभी नहीं है क्योंकि हमारा मोशन एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है ना।
तो यहाँ पर अगर आप देखें तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ रिलेट हो रहा है, एस और थीटा आपस में क्या हो रहे हैं, रिलेट हो रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गई लीनियर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात। लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी को अगर हम डिस्कस करें, अगेन वही बात है कि लीनियर वेलोसिटी में अगर मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूं, एक पॉइंट है ए। अब इस ए पॉइंट पे जो आपकी वेलोसिटी है उस वेलोसिटी को हम कह देते हैं वी ए। ये वेलोसिटी है वी ए। और जो बी पॉइंट पर वेलोसिटी है उसे मैं लिख देता हूँ, वो है वी बी। वी बी। अब दो पॉइंट पर आपके पास वेलोसिटी आ गई, और क्योंकि वेलोसिटी की दोनों पॉइंट पर डायरेक्शन क्या है, चेंज है, तो हम कहेंगे वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन बनता है, तो जरा देखें कि जो हमारे पास रेडियस वेक्टर है, वो रेडियस वेक्टर, उनके दरमियान में एंगल थीटा है, और जो एंगुलर वेलोसिटी है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन में, उसको मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब आप देखिए तीन चीजें आ गई, एक है लीनियर वेलोसिटी, एक है रेडियस वेक्टर, और तीसरा है एंगुलर वेलोसिटी। तीनों की डायरेक्शन को अगर ऑब्जर्व करें, हमारा जो मोशन है उसको भी याद रखना है, वो है एंटी क्लॉकवाइज। तो अब रेडियस वेक्टर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये आपके पास था रेडियस वेक्टर, ठीक है। जो आपके पास एंगुलर वेलोसिटी है वो है अपवर्ड। अगेन एंगुलर वेलोसिटी पे आप अपनी पाम को रखकर और कर्ल करें आर की तरफ, तो आप देखेंगे कि आपका थंब जो होगा वो आपको इंफॉर्मेशन देगा किसकी, लीनियर वेलोसिटी की, ठीक है ना। और यहाँ पर आप देखें हर एक का एंगल कितना बन रहा है तीनों के दरमियान में, वो है 90 डिग्री। अब देखो ओमेगा और आर, इसी तरह वी और आर, इसी तरह ओमेगा और वी, सबके दरमियान एंगल कितना है, 90 डिग्री है। और अगर ये 90 डिग्री है तो फिर हम इसको लिख सकते हैं ना कि क्रॉस प्रोडक्ट जब हम लिखेंगे तो इसकी क्रॉस प्रोडक्ट की या वेक्टर प्रोडक्ट की फॉर्म क्या होती है, तो उसे हम इस तरह लिखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्रॉस आर। तो याद रखें जब कभी भी, क्योंकि अक्सर पेपर के अंदर एमसीक्यूज आ जाता है और वो आपसे पूछता है कि विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर फॉर्म लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, या विच इज द करेक्ट फॉर्म ऑफ दिस रिलेशन, तो वो आप हमेशा इस तरह लिखेंगे कि एंगुलर क्वांटिटी को आपने पहले लिखना है, और जो रेडियस वेक्टर होगा उसको आपने क्या लिखना है, बाद में लिखना है, ठीक है। ये करेक्ट फॉर्म है, क्यों, क्योंकि इससे डायरेक्शन सही बन रही है। जबकि अगर आप आर से मूव करें किसकी तरफ, ओमेगा की तरफ, तो फिर अपनी हथेली को आप रखेंगे आर पर, कर्ल करेंगे ओमेगा की तरफ, तो जो डायरेक्शन होगी वो रिवर्स हो जाएगी और वो लिखी जाएगी माइनस वी में। और ये सब उस वक्त पॉसिबल है जब आपकी जो मोशन है वो एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्या हो जाए, क्लॉकवाइज हो जाए। अब देखिए इसके रिलेशन को अगर मैं ओपन करूं तो इस तरह लिख सकता हूं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर साइन थीटा। और जब मैंने इसके मैग्नीट्यूड को लिख दिया तो ये मैं वेक्टर नहीं लिखता, ओमेगा आर साइन थीटा हो गया। अब ओमेगा आर साइन थीटा में आपको नजर आ रहा है एंगल 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा ओमेगा आर साइन 90। साइन 90 किसके बराबर होता है, 1 के। तो v बराबर हो जाता है किसके, ओमेगा आर के। ये रिलेशन बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मैग्नीट्यूड में जब इसे लिखूंगा तो मैं दोनों तरह से लिख सकता हूँ, मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर, और मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ आर ओमेगा। मैग्नीट्यूड में कोई मसला नहीं है, लेकिन जब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर्स में लिखते हैं तो फिर इसका जो रिलेशन है करेक्ट, वो जरूर आपने सही अरेंजमेंट में लिखना है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो वेलोसिटी है जो कि मैंने ए पॉइंट पर एक बी पॉइंट पर लिखी है, इसे हम कहते हैं टेंजेंशियल वेलोसिटी, क्योंकि ये अलोंग द टेंजेंट है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अच्छा, और टेंजेंशियल वेलोसिटी के लिए हम यूज करते हैं वी टी। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि ये जो आपके पास वेलोसिटी है ये ओमेगा के साथ क्या है, ये परपेंडिकुलर है। टेंजेंशियल वेलोसिटी ओमेगा के साथ एंगल कितना बना रही है, 90 डिग्री का। और इसी तरह ये भी तो लिखा जा सकता है कि जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो परपेंडिकुलर है किसके, रेडियस वेक्टर के, ठीक है ना। तो ये दोनों एक तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ये रिलेशन होता है आपका लीनियर वेलोसिटी का एंगुलर वेलोसिटी के साथ। फिर लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किस तरह से रिलेट करते हैं, देखिए फिर से वही बात आ जाती है, डायग्राम हमने बनाई हुई है, इस डायग्राम के अंदर अगर आप देखें तो अब ए पॉइंट पर जो चीज है वो है एक्सेलरेशन, जिसे मैं कह देता हूँ ये है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और बी पॉइंट पर भी ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दोनों की डायरेक्शन क्या है, रिवर्स। क्यों, क्योंकि ये अलोंग द टेंजेंट है, तो हर पॉइंट पर टेंजेंट की जो डायरेक्शन होती है सर्किल में वो डिफरेंट होती है। जब ये बॉडी मूव कर रही है तो हम कह देते हैं कि इसका मोशन है एंटी क्लॉकवाइज। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से इसमें क्या आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन।
इसी वजह से इस मोशन को मैंने क्या कहा था, ये मोशन है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्योंकि अगर ये नॉन यूनिफॉर्म होता तो यूनिफॉर्म में तो एक्सेलरेशन होता ही नहीं है, ठीक है ना। इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो जब आपको बताया जाएगा कि एक बॉडी के अंदर एंगुलर एक्सेलरेशन मौजूद है, तो समझ जाए कि वो कौन सा मोशन है, वो है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अच्छा, अब यहां पर अगर आप देखें, अगेन रेडियस फैक्टर आपके सामने मौजूद है। ये है रेडियस फैक्टर। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो है रेड वेक्टर को मैंने इससे शो किया हुआ एंगुलर एक्सेलरेशन। जब आप अपनी हथेली को अल्फा पे रखते हैं और मूव कराते हैं आर की तरफ, तो आपका थंब जो होता है वो डायरेक्शन बता देता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इन दोनों के परपेंडिकुलर है। एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ भी एंगल कितना है, 90, और आर के साथ भी एंगल कितना है, 90। दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, और आपस में अल्फा और आर भी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो तीनों क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो इसको हम लिखते हैं कैसे, वेक्टर फॉर्म में। अगेन हम इस तरह से लिखते हैं कि सबसे पहले आपने लिखना होता है एंगुलर क्वांटिटी। एंगुलर क्वांटिटी है अल्फा, और उसके बाद आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है रेडियस वेक्टर के साथ, वो है आर। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, तीसरी क्वांटिटी कौन सी आ गई, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। रिलेशन बन गया ओमेगा क्रॉस आर। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो अगेन जो मैग्नीट्यूड है उसे हम कैसे लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू अल्फा आर या फिर आर अल्फा। इसे आप लिख सकते हैं अल्फा आर, या फिर आप लिख सकते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर अल्फा। ये दोनों चीजें क्या हो सकती है, ये लिखी जा सकती हैं। और इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री बन रहा होता है। तो मैं इस बात को इस तरह लिख सकता हूँ कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, एंगुलर एक्सेलरेशन के। और इसी तरह मैं ये बात भी कह सकता हूँ कि जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो परपेंडिकुलर है किसके, आर के। अब देखिए, जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है और एंगुलर एक्सेलरेशन होता है, उसमें क्या फर्क है। जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं, अभी तो नॉन यूनिफॉर्म है ना, जब हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता। क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, यूनिफॉर्म का मतलब स्पीड ही चेंज नहीं हो रही। अगर स्पीड चेंज नहीं होगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तभी वो आपके पास क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब आते हैं इसकी डायरेक्शन पर। देखिए, जब हम डायरेक्शन फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो हमने क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर ये बात पढ़ी हुई है कि आपने एक वेक्टर पे अपनी जो है फिंगर्स को रखना है और कर्ल करना है दूसरे वेक्टर की तरफ। तो लेट से मेरे पास जो वेक्टर है वो है ए, और इस ए पर मैंने फिंगर्स को रखा और बी की तरफ क्या किया, कर्ल किया। और ये एंगल क्या होता है, स्मॉलर एंगल होता है। तो जो आपका थंब है वो आपको बताता है इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन, जो कि एक नया वेक्टर फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जब मैं यही काम किसके लिए करता हूँ, अपने एंगुलर क्वांटिटीज के लिए, तो मैं ये करता हूँ कि ये मेरे पास है एंगुलर क्वांटिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और यहाँ पर आपके पास है रेडियस वेक्टर, वो है आर। इनके दरमियान में आप जब फिंगर्स को कर्ल करते हैं ओमेगा से आर की तरफ, तो आप देखते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है ओमेगा क्रॉस आर, वो आपको इंफॉर्मेशन देता है किसकी, टेंजेंशियल वेलोसिटी की। और टेंजेंशियल वेलोसिटी भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तभी तो इसकी डायरेक्शन है। अच्छा, लेकिन अगर क्या होगा कि मैं इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, और डायरेक्शन रिवर्स का मतलब यही है कि अब आर से क्या हो, ओमेगा की तरफ। तो देखिए, जब आर से ओमेगा की तरफ होगा तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, आर क्रॉस ओमेगा। और ये आर क्रॉस ओमेगा आपको इंफॉर्मेशन देगा, ये है टेंजेंशियल वेलोसिटी। लेकिन वो टेंजेंशियल वेलोसिटी किसके साथ लिखी जाएगी, नेगेटिव साइन के साथ। तो अगर आप देखें तो इन दोनों के दरमियान में एंगल कितना है, 180 डिग्री। ये एंगल है 180 डिग्री, क्योंकि इसकी डायरेक्शन 180 डिग्री क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है। ठीक है। तो ये आपके पास वेक्टर फॉर्म ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज है, जो कि हम राइट हैंड रूल के जरिए क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात जो कि इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि देखिए, जब हम किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर बात कर रहे होते हैं कि वहां पर एक्सेलरेशन मौजूद है, तो याद रखें तीन किस्म के एक्सेलरेशन होते हैं, क्योंकि आगे जाकर हमने इस चीज को डिस्कस भी करना है। एक सर्कुलर मोशन में, सर्कुलर मोशन, और इस सर्कुलर मोशन में तीन बातें जो कि क्वांटिटीज से रिलेटेड है।
सेंटर पॉइंट से लेकर सरफेस तक का डिस्टेंस रेडियस वेक्टर कहलाता है। ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन के अंदर जो आपके पास क्वांटिटी होती है वो कौन कौन सी है? ओमेगा है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अच्छा, Yes. जब आप बॉडी को स्टार्ट करते हैं तो इस बॉडी के ऊपर जो टेंजेंशियल क्वांटिटीज है वो कौन सी है? ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। और अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, ये अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी तो यहाँ पर एक्सेलरेशन आएगा, और उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पर तीन क्वांटिटीज होती है। एक क्वांटिटी कहलाती है एक्सियल क्वांटिटी। एक्सियल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन में होती हैं। एक कहलाती है रेडियल क्वांटिटी। रेडियल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो अलोंग द रेडियस होती हैं। और एक क्वांटिटीज कहलाती है आपके पास टेंजेंशियल क्वांटिटीज। टेंजेंशियल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जो अलोंग द टेंजेंट होती हैं। टेंजेंशियल क्वांटिटी ये होती हैं अलोंग द टेंजेंट। अब एक्सियल क्वांटिटी के अंदर क्या क्या आ गया? एक्सियल क्वांटिटी में आ गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है ना। ये तीन बातें जो कि हमने लिखी, ये तीनों क्वांटिटी एक्सियल है। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन कहाँ है? एक्सिस ऑफ रोटेशन में। ये है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका। अच्छा, रेडियल क्वांटिटीज। अब देखिए रेडियल क्वांटिटीज को क्योंकि आगे अभी हमने डिस्कस करना है। जब हम सर्कुलर मोशन की बात कर रहे होते हैं तो सर्कुलर मोशन के अंदर एक फोर्स होती है जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक वही है। और Yes. सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रेडियल क्वांटिटी के अंदर कि सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये दोनों क्या है? रेडियल क्वांटिटीज हैं। क्यों? क्योंकि इनकी डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट होती है। ऑपोजिट होगी ऑब्वियसली, लेकिन रेडियस फैक्टर में तो है ना। रेडियल क्वांटिटी कहलाती है। तीसरी टेंजेंशियल क्वांटिटी। टेंजेंशियल क्वांटिटी वो क्वांटिटीज जो अलोंग द टेंजेंट होती है। और यहाँ पर उन क्वांटिटीज को मैं लिख सकता हूँ कि आर्क लेंथ जो कि आपके पास स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसी तरह टेंजेंशियल वेलोसिटी ये अलोंग द टेंजेंट होती है। इसी तरह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये अलोंग द टेंजेंट होता है। तो इन तीनों क्वांटिटीज को हम टेंजेंशियल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये अलोंग द क्या होती है? टेंजेंट होती है। ठीक है। अब एक और बात, सर्कुलर मोशन में तीन टाइप ऑफ एक्सेलरेशन होते हैं। थ्री टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। थ्री टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। और ये एक्सेलरेशन कौन कौन से देखें। सबसे पहला जो एक्सेलरेशन होता है वो होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एक हो गया टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। दूसरा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन। और जो थर्ड वन होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तीनों की कंडीशन अलग अलग है। सबसे पहले टेंजेंशियल की बात करें। देखें, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किसी भी बॉडी के अंदर जो कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तब आता है जब उसका मोशन नॉन यूनिफॉर्म हो। कि एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। तो नॉन यूनिफॉर्म तभी होगा ना जब उसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या हो? कांस्टेंट ना हो। अगर उसकी टेंजेंशियल स्पीड जो है वो कांस्टेंट नहीं है तो वहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन होगा। और अगर एक्सेलरेशन है तो इसका मतलब वो बॉडी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है ना। तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कब आएगा? जब आपके पास टेंजेंशियल स्पीड का मैग्नीट्यूड क्या हो रहा हो? चेंज हो रहा हो। टेंजेंशियल स्पीड के मैग्नीट्यूड की क्या बात है? देखो डायरेक्शन की बात नहीं हो रही यहाँ पर बात ये हो रही है कि एक कार एक अगर स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है और मैं कहूं कि उस स्ट्रेट लाइन के अंदर उसकी स्पीड मुसलसल बढ़ रही है, तो अब डायरेक्शन की वजह से उसमें एक्सेलरेशन नहीं आ रहा। किसकी वजह से आ रहा है? मैग्नीट्यूड की वजह से। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट ना रहे। ठीक है, डायरेक्शन नहीं। तो वो एक्सेलरेशन जो टेंजेंशियल स्पीड के मैग्नीट्यूड के चेंज की वजह से आएगा उस एक्सेलरेशन को क्या कहते हैं? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और इसीलिए ये अलोंग द टेंजेंट होता है। अब आ जाए एंगुलर एक्सेलरेशन की बात। एंगुलर एक्सेलरेशन डिपेंड करता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पर।
तभी तो हमने ये रिलेशन पढ़ा था ना, ए टी इज इक्वल्स टू ओमेगा अल्फा। तो यहाँ पर जो आपके पास एक्सेलरेशन है, अगर हम, सॉरी ये ओमेगा नहीं है, आर है, आर अल्फा, ठीक है ना, ए टी इज इक्वल्स टू आर अल्फा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो एंगुलर एक्सेलरेशन बढ़ेगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, प्रोपोर्शनल है। आर तो रेडियस फैक्टर है ना, वो कांस्टेंट है। तो जैसे जैसे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा एंगुलर एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। तो ये दोनों तो हो गए एक दूसरे पे डिपेंडेंट। अब आती है तीसरी बात। देखिए जो तीसरी चीज है वो है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हर किस्म के सर्कुलर मोशन के अंदर होता है, चाहे वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो, या फिर वो हो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दोनों केसेस में हम कहते हैं सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का तो होना मस्ट है। अगर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन नहीं है तो वो मोशन सर्कुलर ही नहीं है। और ये क्यों प्रोड्यूस होता है? तो सेंटीपिटल एक्सेलरेशन तब आता है जब टेंजेंशियल स्पीड की डायरेक्शन में क्या होता है, चेंज आता है। टेंजेंशियल स्पीड की डायरेक्शन में चेंज आता है, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक हो गया? यानी जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।